अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? Okay, so topic for today's is unknown poisoning with general management. Ready? Start करें? So when a patient comes to you with the poisoning and you have to manage this patient, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इतना डिटेल्ड हिस्ट्री ले सकें, डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर सकें. यू हैव टू बी वेरी क्विक एंड वेरी स्विफ्ट. सो हिस्ट्री मतलब जल्दी जल्दी से आपको जो लेनी होगी वो क्या होगा, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक द हिस्ट्री इन द पेशेंट विद द पेशेंट हैविंग अ पॉइजनिंग. तो फैमिली मेंबर से पूछना पड़ेगा कि क्या वजह थी, किस वजह से ऐसे हुआ, क्या करना, क्या किया इसने अपने साथ, कब से पेशेंट अनकॉन्शियस था, कोई झाग वगैरह मुंह से तो नहीं आ रही थी, घरेलू कोई मसले तो नहीं थे, कोई स्ट्रेस का एलिमेंट, कोई फाइनेंशियल इश्यूज या कोई पिल बॉटल या सुसाइड नोट कोई मिला हो तो वो आपको बता सकते हैं. दैट इज अ वेरी ब्रीफ काइंड ऑफ हिस्ट्री जो आपको फैमिली मेंबर से लेनी होगी इसके बारे में, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ. दैट वाज जस्ट अ ब्रीफ हिस्ट्री. इज इट ओके? आगे बढ़े हम लोग एग्जामिनेशन की तरफ. ओके, एग्जामिनेशन में वाइटल्स इंक्लूड्स पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, और उसके साथ साथ हमें देखना होगा कि पल्स कैसी है, ये जल्दी से हमें चेक करना है. उसका मेंटल स्टेटस देखना है, जीसीएस कितना है उस पेशेंट का, और पिपिलरी साइज. पिपिलरी साइज का क्या मकसद होगा कि पेशेंट को मियोसिस है या मेट्रियासिस है. मियोसिस का मकसद क्या होगा, पिपिलरी कंस्ट्रिक्शन, और मेट्रियासिस का मतलब क्या होगा, पिपिलरी डायलिटेशन. वो रिपीटेडली असेस करना होगा विद पल्स ऑक्सीमेट्री. वो हमें बताएगा कि हाइपोक्सिक पेशेंट है या नहीं है. ये एक ब्रीफ हिस्ट्री एंड ब्रीफ एग्जामिनेशन है. मिड्रियासिस ऐसे कौन से जो पॉइजन्स हैं, ड्रग्स हैं जो ये करा सकते हैं मिड्रियासिस. सिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स. सिम्पेथोमिमेटिक्स कौन से, कोकेन, कैफीन, एम्फेटामिन्स. एंटीकोलिनर्जिक्स कौन से, एट्रोपिन या एंटी पार्किंसन एजेंट्स. मियोसिस ओपियोइड्स कौन से करा सकते हैं, हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन. सेडेटिव हिप्नोटिक्स, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन एंड अल्कोहल्स. कोलिनर्जिक जिसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, पाइलोकार्पिन और फाइजोस्टिकमिन. ये बड़े इंपॉर्टेंट से हैं जो आपको कॉज इसके अंदर याद करना है कि कौन सा पिपिलरी डायलिटेशन करा रहा है, कौन सी कंस्ट्रिक्शन करा रहा है. ओके, ये सब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक? मतलब पिपिलरी रिएक्शन से मैं जो मुझे रिपीट करना है ना, पिपल से. जब हम एक पेशेंट हमारे पास आ रहा है पॉइजनिंग के साथ, तो हमें ये देखना है कि प्यूपिल्स उसकी कैसी हैं. प्यूपिल्स जो मतलब प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड हैं या डायलेटेड हैं. अगर प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड होंगी तो उसके अपने कॉजेज होंगे, अगर डायलेटेड होंगे तो उसके अपने कॉजेज होंगे. अगर एक पेशेंट आ रहा है उसकी पिपल्स डायलेटेड है तो या तो कोकेन हो सकता है उसका कॉज, या तो कैफीन कॉज हो सकता है, या एम्फेटामिन हो सकता है. ठीक है. और अगर ड्रग्स की अगर हम बात करें तो एट्रोपिन डायलिटेशन करा सकती है, या एंटी पार्किंसन ड्रग्स जो होती हैं वो करा सकती हैं. ये हम बात करें मिड्रियासिस के साथ. ये बात करें मिड्रियासिस के साथ जिसमें पिपिलरी डायलिटेशन होती है. यहाँ पे समझ में आया यहाँ तक डायलिटेशन के साथ पिपिल डायलेट जो हो रही है उसके कॉजेज समझ में आए? ओके. अब मियोसिस के बारे में हम बात करें, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पिपिल की कंस्ट्रिक्शन कराती है. नंबर 1 ओपियोइड्स. वो कौन से हैं, हीरोइन, मॉर्फिन एंड कोडीन. ये तीन चीजें जो हैं वो पिपिलरी कंस्ट्रिक्शन कराती हैं. सेडेटिव हिप्नोटिक्स कौन से हैं जो मियोसिस कराते हैं, वो बार्बिचुरेट्स हैं, बेंजोडाइजेपिन्स हैं एंड अल्कोहल. ठीक है. और कोलिनर्जिक्स कौन से हैं लास्ट में जो कंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है, जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस जिसको कहते हैं पाइलोकार्पिन या फाइजोस्टिकमिन. ये हैं कॉजेस किसके, मिड्रियासिस के, मियोसिस के. ये मैंने आपको
उसूल वाइज तो आपने जस्ट इसकी एक हिस्ट्री ली, ब्रीफ एग्जामिनेशन किया। उस एग्जामिनेशन के अंदर एक पार्ट होता है पीपल चेक करने का, ये मैंने आपको उसके कॉजेस बताए। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? ओके, अब आ जाए यहाँ पे कि अगर पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है, ये आपने जल्दी से हिस्ट्री ली और आपने उसका छोटा सा एग्जामिनेशन किया, अब उसकी जल्दी मीनवाइल इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या करेंगे? इमरजेंसी मैनेजमेंट होगी ABCDEFGH। ए फॉर एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और ड्रग्स। ई से एक्सपोजर, एफ से फ्लूइड्स, जी से ग्लूकोज और एच से हेमाटोलॉजी। ये जो ABCDEFGH लिखा हुआ है, मतलब ये हमें इमरजेंसी मैनेजमेंट करनी है। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन, डी फॉर ड्रग्स या डिसेबिलिटी, ई फॉर एक्सपोजर, एफ से फ्लूइड, जो फ्लूइड मैनेजमेंट हम करेंगे, जल्दी से ड्रिप्स वगैरह देंगे सब कुछ। जी से ग्लूकोज चेक करेंगे पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक तो नहीं है। या एच से हेमाटोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम भेजेंगे। ठीक है, हाउ टू मेंटेन एयरवे? establish a patent airway by positioning, suction, or insertion of the artificial nasal or oropharyngeal airways. If the patient is deeply comatose or if the airway reflexes are depressed, perform endotracheal intubation. मतलब आपको देखना है कि उसका एयरवे पेटेंट है, उसकी प्रॉपर पोजीशन करें पेशेंट की, सक्शन करें, आर्टिफिशियल नेजल और ओरोफेरेंजियल एयरवे लगाएं, और अगर पेशेंट कोमाटोज है तो उसको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट करना है। ठीक है, अगर airway these airway interventions may not be necessary if the patient is intoxicated by an opioid or benzodiazepine and respond to IV naloxone or flumazenil। मकसद ये, अगर वो रेस्पॉन्ड कर रहा है तो हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? एयरवे कैसे मेंटेन करना है? प्रॉपर पोजिशनिंग, सक्शनिंग और इंसर्शन ऑफ द आर्टिफिशियल और ओरोफेरेंजियल एयरवे। अगर पेशेंट डीपली कोमाटोज है तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ये चीज, रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ। क्लियर? हाउ टू चेक फॉर ब्रीदिंग? Clinically assess the quality and depth of the respiration and provide the assistance if the necessary with the bag, valve, mask, device or mechanical ventilator. Administer the supplemental oxygen। अगर जरूरी है तो ऑक्सीजन दें, अदरवाइज जस्ट बैग वेल मास्क जो होता है वो काफी है, जो ऑक्सीजन मास्क होता है। द आर्टीरियल PO2 डिटर्मिनेशन में रिवील्स हाइपोक्सीमिया, जो हम देखते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर, which may be caused by respiratory depression, bronchospasm, pulmonary aspiration और non cardiogenic pulmonary edema। इन चीजों के अंदर भी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो सकती है। पल्स ऑक्सीमीट्री हमें बताएगा ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में। ठीक है, मतलब हमें मास्क देना है या ऑक्सीजन जो है वो सप्लीमेंटेशन देनी है। इज इट ओके विद ब्रीदिंग? ब्रीदिंग समझ में आया आप लोगों को? Okay, now move on towards circulation. Measure the pulse and blood pressure and estimate the tissue perfusion, like measurement of the urinary output, skin turgors और arterial blood pH, जो हमें ऑक्सीजन की वो देखनी पड़ेगी, ABGs करा के उसकी pH देखनी होगी। Okay, place the patient on the continuous ECG monitoring, insert an IV line and draw blood for glucose, electrolytes, serum creatinine and liver test and possible quantitative toxicological टेस्टिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हेमाटोलॉजिकल टेस्ट हैं वो यही होते हैं सारे। अच्छा, और मतलब अगर एक पेशेंट ने कोई ऐसा पॉइजन लिया है, हमें नहीं पता हो क्या होगा, ये तो हम जनरल मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके साथ साथ, लेकिन यूरिन फॉर टॉक्सिकोलॉजी होती है जिसके अंदर सारे भी जो भी उसने टॉक्सिन लिया होगा यूरिन से एक्सक्रीट होगा, तो उसका यूरिन की टेस्ट करा के हमें पता चल सकता है कि इसने कौन सा टॉक्सिन लिया है। तो ये लिखा हुआ है पॉसिबल क्वांटिटेटिव टॉक्सिकोलॉजिक टेस्टिंग। ठीक है,
This was all about circulation. Clear? After फॉलोइंग द इनिशियल मतलब पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद पेशेंट की डिकंटामिनेशन करना बहुत बड़ी जरूरी चीज होती है. इज अ प्रायोरिटी टू उसको जो उसने चीजें ली हैं उसको वापस निकाला जाए. The sooner the decontamination is performed, the more effective is at preventing poison absorption. अगर एक पेशेंट है जो आपके पास आया है विद इन 1-1.5 घंटे के अंदर आया है तो उसकी जो गैस्ट्रिक लवाज है, एक्टिवेटेड चारकोल है, वो करने का फायदा है. लेकिन अगर वो इसको इतनी देर हो गई, 20-22 घंटे हो चुके हैं, एक दिन से ज्यादा हो चुका है, फिर उसकी गैस्ट्रिक लवाज का कोई फायदा नहीं होगा. और अगर हम गैस्ट्रिक लवाज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? copious water or saline irrigation for topical exposure and administration of the activated charcoal for ingestions are preferred method for decontamination. डिकंटामिनेशन का मकसद ये है कि जो उसने चीजें ली हैं उसको वापस बाहर निकालना. तो ये उस एबीसी मेंटेन करने के साथ साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो हम कुछ रिपीट कर सकते हैं. देखिए, ये हम अभी बात कर रहे हैं कि एक्यूट मैनेजमेंट में पेशेंट अभी हमारे पास आया है तो मकसद उस वक्त की हम बात कर रहे हैं. बाकी ये जो यूरिन फॉर टॉक्सिकोलॉजी है इसमें फिर दूसरे टेस्ट अलग से होते हैं ना. मकसद कहने का मकसद ये है कि यूरिन के टेस्ट होते हैं, सीरम के टेस्ट होते हैं, स्पेसिफिक उस पॉइजन के उसके टेस्ट अलग से किए जाते हैं. मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि पेशेंट आपके पास आया है उसके अंदर जो पेशेंट हमारे पास आया है उसके अंदर जो चीजें हम मतलब कर सकते हैं, जैसे अभी फॉर सपोज किसी ने जो है वो पैरास्टामोल पॉइजनिंग कर ली है या कोई भी ऐसा ड्रग जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, कोई भी ड्रग ले लिए तो उस ड्रग का लेवल कराने के लिए यूरिन के अंदर हम टेस्ट करा सकते हैं. ठीक है. और जैसे सलाइन की इरिगेशन होगी, जैसे हमने मतलब जैसे एनजी ट्यूब लगाई है, एनजी ट्यूब लगाई और एनजी ट्यूब के बाद हमने वो सारा जो है वो सलाइन जो अंदर इंसर्ट किए उसको बाहर निकाल के उसको हम वॉश कर सकते हैं. ठीक है. और कॉपियस पानी देने के हिसाब से. अच्छा, अदर देन दैट डिकंटेमिनेशन एक होती है सपोर्टिव केयर. सपोर्टिव केयर होती है is the most important aspect of the treatment and when coupled with the decontamination frequently sufficient to effect complete patient recovery. मतलब सिर्फ डिकंटामिनेशन नहीं है, सिर्फ एबीसी मेंटेन करना नहीं है, उसके साथ साथ सपोर्टिव केयर करना भी बड़ा लाजिम है. मकसद ये है कि अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है तो आपको एंटीबायोटिक्स का एक्सपोजर रहना चाहिए और आपको प्रॉपर हाइड्रेशन करना चाहिए. सपोर्टिव केयर फॉर द पॉइजन पेशेंट जनरली सिमिलर टू दैट utilized for other critically ill patients, but certain issues are managed slightly differently. Airway protection is why endotracheal intubation should be performed early in the poisoned patient with a depressed mental status because of the higher risk for the aspiration. मकसद इंट्यूबेशन आपको कब करनी है? जब पेशेंट का मेंटल स्टेटस जो है डिटोरिएशन, मेंटल स्टेटस डिप्रेस्ड हो तो आपको करना. उसके साथ साथ जो ऐसे पेशेंट्स जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ हों उसकी भी ट्रीटमेंट करनी होगी, जैसे हाइपरथर्मिया, एसिडोसिस एंड रेब्डोमायोलाइसिस.
हाइपरथर्मिया के अंदर आप क्या करेंगे, मतलब हाइपरथर्मिया का क्या मकसद है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज हाइपरथर्मिया? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा कि बॉडी को कूल करने के लिए वो भी हमें ड्रग्स देनी पड़ेंगी, जैसे कोई आपने प्रोवास दे दी पर फीवर को कम करने के लिए, या हाइड्रेट अच्छा सा किया, कोल्ड स्पंजेस दे दिए। एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए इतना सीवियर एसिडोसिस है तो यू हैव टू गिव द बाइकार्बोनेट्स। रेप्टोमायोसिस है तो यू हैव टू स्टार्ट आईवी फ्लूइड। यहाँ तक क्लियर है सब? आवाज आ रही है आप लोगों को? तो समझ में आया है सब कुछ? बेटा रेप्टोमायोलिसिस के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं रेप्टोमायोलिसिस के, उसमें मेन जो उसका मेन स्टे होता है ट्रीटमेंट का, वो होता है फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स। आपको फ्लूइड्स देने हैं उसके अंदर। और अगर एसिड हाइपर, जैसे अगर पोटेशियम ज्यादा है उसके अंदर रेप्टोमायोलिसिस के अंदर, तो हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करेंगे, फ्लूइड्स देंगे। और अगर इससे क्रेटिनिन उसका बेहतर नहीं हो रहा तो इट मे गो अप टू द डायलिसिस। डायलिसिस भी कर सकते हैं हम इस पेशेंट की। एसिडोसिस होगा तो आपको सोडा बाइकार्बोनेट देने होंगे। हाइपरथर्मिया होगा तो उसको टेम्परेचर कम करने की जो चीजें होंगी वो देना होगा, जैसे प्रोवास दे दिया, पैरास्टामोल दे दिया, कोल्ड स्पंजेस होते हैं वो दिया, टेपिड स्पंजिंग कर दी, गीला कर दिया पूरा। ठीक है, ये होता है। क्लियर? अच्छा, सपोर्टिव केयर के साथ अगर पेशेंट हाइपोटेंसिव है तो वो आपको आईवी फ्लूइड्स, वेसोप्रेसर्स आर रिक्वायर्ड व्हेन हाइपरटेंशन डज नॉट रिजॉल्व। मतलब आपने फ्लूइड्स दिए, उससे अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर आपको हो सकता है वो भी देना पड़ेगा। क्या नाम है ये, जो आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स होती हैं, वेसोप्रेसर्स होते हैं, वो देने पड़ेंगे। अगर हाइपरटेंशन है तो उसके लिए आपको कोई सेडेटिव ड्रग्स देनी होगी जो मतलब उसको रिलैक्स कर दे पेशेंट को। हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन, इसका भी आपको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन, जनरल इन्वेस्टिगेशन एंड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के बारे में तो हम तब बात करेंगे जब एक खास पॉइजन की बात करें। बाकी जनरल का मैंने आपको बता दिया, क्रेटिनिन हो गया, ब्लड सीपी हो गई, ग्लूकोज लेवल हो गया, लिवर फंक्शंस हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ये होंगे सारे उसके जनरल इन्वेस्टिगेशंस। थैंक यू सो मच। एनी प्रॉब्लम यू वांट टू आस्क? एनी क्वेरीज?